सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दाधीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, नए चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3, अ स्नेक इन द ग्रास। भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध आप कह सकते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हुए हैं, लघु कथा लेखक हुए हैं, जिनका नाम है आर के नारायणन सर। तो आर के नारायणन जी जो हैं, उनकी लघु कथाएं पढ़ पढ़ के हम सभी लोग बड़े हुए हैं। उन्हीं लघु कथाओं में से एक कथा आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अ स्नेक इन द ग्रास। और इस कहानी में मूल भाव जो है वो ये होने वाला है कि भैया हमें बिना सोचे विचारे किसी पर आंख बंद करके, आंख मूंद कर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में आज की कहानी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को। तो पहले थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं मिस्टर आर के नारायणन सर के बारे में, उसके बाद इस कहानी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अ स्नेक इन द ग्रास, एक सांप जो घास में है, आर के नारायणन। अब आर के नारायणन सर जो है, उनका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण। इनका जन्म 1906 में हुआ था, 2001 में इनका निधन हो गया था। द साहित्य अकादमी अवार्ड विनर इन 1960, और साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें दिया गया था, उसके विजेता हैं ये। 1960 के अंदर इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड एंड वेल नोन इंडियन राइटर। एक अकम्प्लिश्ड यानी कि जिन्होंने लेखन के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत कार्य किया हो, जाने माने भारतीय लेखक है अंग्रेजी भाषा के। रियलिज्म यानी यथार्थवाद, वास्तविकता को दर्शाने वाली चीजें ये लिखते हैं कि जहां पर सही चीजों को ये दर्शाते हैं, वास्तविक चीजों को ये दर्शाते हैं। आयरनी, व्यंग्य के बारे में लिखते हैं। ह्यूमर, आनंद या मजाक के बारे में लिखते हैं, हंसी मजाक वाले लेखन ये करते हैं। यथार्थवाद, दुनिया में जो चीजें जैसी है उसको वैसा का वैसा लिख करके बताना। जैसा कि सत्यजीत रे जो हैं, वो फिल्म मेकिंग के बारे में यही बताते हैं कि आजकल की जो फिल्में बन रही हो यथार्थवाद से बहुत अलग है। भारतीय जीवन, भारतीय समाज का जीवन, भारतीय लोगों का जीवन जैसा है वैसा जीवन हमें कहाँ देखने को नहीं मिलता? फिल्मों में देखने को नहीं मिलता। बहुत ही अलग सा, विचित्र सा, अजीब सा जीवन हमें वहां पर देखने को मिलता है। यथार्थवाद देखने को मिलता है, ह्यूमर देखने को मिलता है इनकी कहानियों में। आर द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंथ, ये जानी मानी एक अलग सी स्ट्रेंथ, ताकत है इनके वर्क्स की, इनके लेखन की। ही पेंट्स द इडियोसिंक्राइसिस ऑफ पीपल विथ कंज्यूमेट स्किल्स। तो ये इडियोसिंक्राइसिस वाली जो लोग हैं, उनको उनका चरित्र चित्रण करते हैं इस तरीके से कि उसे कंज्यूम किया जा सके, यानी कि हजम, मतलब अजीबो गरीब तरीके के चरित्र बताते हैं, लेकिन उन चरित्रों का इस तरह से चित्रण करते हैं कि आप उन्हें आसानी से समझ सकें, और अच्छे से समझने के बाद आपको उनसे एक जुड़ाव महसूस होता है, आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे चरित्र ऐसे होते हैं जो हमें दिखाए तो जाते हैं, लेकिन लगता है कुछ अजीबो गरीब सही है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चरित्र या ये कैरेक्टर क्या है। वैसा ये नहीं करते हैं। हिज वर्क्स इंक्लूड, इनके कार्यों में कौन कौन सा है? द गाइड करके एक नॉवेल है, बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट संडे जो है कलेक्शन है, संग्रह है एसेस का। और लवली रोड जो कि कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, और जो लवली रोड्स है उसमें से ही अ स्नेक इन द ग्रास इस पीस को लिया गया है। एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे और दूसरी स्टोरीज भी हैं। ड्रामेटिकली प्रेजेंट, जिन्हें बहुत ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। द अलार्म एंड डिस्टर्बेंस कॉज इन द हाउस होल्ड थ्रेटेंड बाय अ कोबरा, जो एक अलार्म यानी कि चेतावनीजनक स्थिति को पैदा करता है, डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। किसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है? तो एक हाउस होल्ड के अंदर, एक घर के अंदर, किस कारण से? एक कोबरा उस घर में प्रवेश कर जाता है। द कैरेक्टर ऑफ सम ऑफ द पीपल टेकिंग पार्ट इन द हंट इज डेक्स्ट्रोसली रिवील्ड, और जो कुछ लोग जो उस कोबरा को पकड़ने के कार्य में लगते हैं उसे बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। नारायणन ऑल्सो टचेस जेंटली ऑन द पीपल्स सुपरस्टिशंस, और नारायणन, आर के नारायण जो है वो टच करते हैं बहुत ही जेंटली, सज्जनता से, लोगों का जो अंधविश्वास है उसके प्रति
कंसर्निंग स्नेक्स, यानी स्नेक्स के बारे में लोगों का क्या अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास पर भी ये यहाँ पर बात करते हैं, या उस अंधविश्वास को भी यहाँ पर दर्शाया जाता है कि किस तरीके से लोग जो है बहुत अंधविश्वासी होते हैं सांप को लेकर के, उसे भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। एन अंडरकरेंट ऑफ आयरनी एंड ह्यूमर मार्क्स मैनी ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस इन द स्टोरी। एक अंडरकरेंट यानी कि साथ में चलती हुई, आयरनी यानी व्यंग्य भी देखने को मिलता है, ह्यूमर यानी आनंद भी देखने को मिलता है, जिसे आप स्पॉट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन यानी आर के नारायणन जिस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को इस कहानी में, ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे। अब इस कहानी को हम थोड़ा एक स्टोरी स्टाइल में देखते हैं। तो आर के नारायण जी के बारे में था और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया, एक परिचय हो गया स्टोरी का। तो आर के नारायण जी के घर के बाहर एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति आवाज देकर के कह के जाता है कि आपके घर के बाहर जो लॉन है, आपके घर के बाहर जो बगीचा है, उस बगीचे में एक सांप है, एक कोबरा है। ये सुनकर के घर के सभी लोग चौंक जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे भाई घर में सांप आ गया, पता नहीं क्या होगा, किसी को काट लेगा तो क्या होगा। और इसी सब उधेड़-बुन के बीच में वो अपने नौकर को, जो हाउस होल्ड में घर में एक नौकर रहता है जिसका नाम है दासा, उस दासा को आवाज देकर के बुलाते हैं, दासा जल्दी आओ, फटाफट से इधर आओ, घर में सांप आ गया है, तुम्हें इतनी बार कहा है ध्यान रखा करो चीजों को, ये जो तुम्हारा पूरा ग्रास है इसको साफ करके रखा करो, इतनी बड़ी बड़ी ग्रास हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी घास हो रही है जिसकी वजह से घर में सांप घुस आया है। दासा जो है जैसे ही आकर के वहां खड़ा होता है तो उसे उसके लेजीनेस के लिए, उसके आलस्य के लिए सब लोग जी भर के सुनाते हैं। दिन भर पड़ा रहता है, आलस्य करता है, काम नहीं करता है। और ये सारा शोर शराबा सुनकर के अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और वो लोग आने के बाद वो सब भी दास पर बहुत ज्यादा या दासा पर बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उसे डांटना, उसे फटकारना शुरू कर देते हैं कि तुम पूरी तरीके से कामचोर हो, निकम्मे हो, काम नहीं करते, घास नहीं काटते। दास इस बात पर पलट के कहता है कि भैया मैंने आपको कहा था कि मुझे ग्रास कटर ला करके दे दीजिए, घास काटने की जो मशीन आती है लोहे की वो ला करके दे दीजिए ताकि मैं इसे काट सकूं। वो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, उस समय में लोहा जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इस वजह से उन लोगों ने उसे ग्रास कटर लाकर नहीं दिया था। खैर ये एक अलग बात है, ये कहानी का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो उन्हीं पर वापस कहने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे लगातार डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं। और एक स्टिक यानी कि एक छड़ी उसे दे दी जाती है कि जाओ जाकर के सांप को ढूंढो, और वह उस स्टिक की सहायता से सांप को ढूंढना खोजना शुरू करता है। तभी वहां पर एक स्नेक चार्मर को बुलाया जाता है। स्नेक चार्मर किसे कहा जाता है? सपेरे को, कि भाई एक सपेरे को बुला लो तो एक सपेरा आकर के सांप को पकड़ के ले जाएगा। सपेरे को बुलाया जाता है और सपेरा उनसे कहता है कि भैया अगर आपको सांप मिल जाए, आपको पता है कि सांप कहाँ बैठा है, तो आप मुझे बताओगे कि भैया सांप ये रहा सांप, तो मैं उसे पकड़ सकता हूं, लेकिन ऐसे ढूंढ के पकड़ना अपने बस की विद्या नहीं है, मैं ढूंढ कर नहीं पकड़ सकता। अगर सांप सामने बैठा हो तो आप मुझे बुला लेना, मैं उसे पकड़ लूंगा। तभी वहां पर एक भिक्षुक महिला आती है, एक बैगर लेडी आती है। वो लेडी आकर के वहां पर कुछ भीख मांगने की कोशिश करती है, और जब उसे पता चलता है कि इनके घर में सांप आ गया है तो वो कहती है कि भैया सांप जो है वो भगवान का स्वरूप है और उसे आपको मारना नहीं चाहिए। अगर सांप पकड़ में आ जाए तो उसे पकड़ के कहीं और छोड़ देना, लेकिन उसे मारना मत। ये कह करके वहां से वो 1 रुपया या जो भी उसको जो भीख में दिया जाता है वो लेकर के वो वहां से चली जाती है। उसके ही तुरंत बाद दासा जो है वो वापस एक मटकी लेकर के लौटता है, जिस मटकी का मुंह जो है वो एक पत्थर से बंद किया होता है। और दास आकर के कहता है कि भैया ये मटकी है, इसके अंदर मैंने सांप को पकड़ लिया है। और ये सुनकर के घर के और आसपास के सभी लोग कहते हैं कि जाओ जाओ जाकर के उस सपेरे को ये सांप देकर आ जाओ। तो वे लोग उस मटकी का ढक्कन खोलकर देखते नहीं है कि उसमें सांप है या नहीं है। और थोड़े समय के बाद यहाँ पर जो 4 लोग रहते हैं, मतलब जो हमारे लेखक हैं उसकी माताजी और उसके अलावा उनके 4 भाई जो रहते हैं, उनमें सबसे छोटे भाई को सांप काट लेता है। तभी सबके दिमाग में एक उलझन पैदा हो जाती है, क्या दासा ने वास्तविकता में किसी सांप को पकड़ा था, और क्या वो वास्तविकता में कोई सांप जंगल में छोड़ने या उसको देने के लिए गया है, या फिर दासा ने हमसे झूठ बोला और उसके अंदर कोई सांप था ही नहीं। वास्तविक सांप तो यहाँ है जहां उसने छोटे बच्चे को काट लिया है। तो सच्चाई क्या है? क्या घर में 2 सांप थे? क्या दास झूठ बोल रहा है? क्या सच्चाई है? अब हम कभी भी जान नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? इस वजह से नहीं जान पाएंगे क्योंकि हमने आंख बंद करके दासा की बात पर विश्वास किया। अगर दासा की बात पर हम मटकी खोल कर देखते उसमें सांप है या नहीं है, तो हमें क्लियरली पता रहता है कि घर में 2 सांप हैं या 1 सांप था।
तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। तो ये कहानी जो है ये एक छोटा सा आपको सीख देती है, एक छोटा सा लेसन आपको सिखाती है। वो लेसन बस इतना सा ही है कि आपको किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं धोखा होता है। तो कोई अगर आपको लगे ना कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो याद रखिएगा गलती धोखा देने वाले की नहीं है, आपकी ही है, क्योंकि आपने आंख बंद करके सामने वाले पर विश्वास किया था। तो यही हमारी छोटी सी कहानी है। चलिए, वेरी नाइस। ऑन अ सनी आफ्टरनून, सनी आफ्टरनून का मतलब होता है ऐसी आफ्टरनून, ऐसी दोपहर जिसमें अच्छी खासी क्या हो रही हो, धूप हो रही हो, है ना। वेयर द इनमेट्स ऑफ द बंगलो, इनमेट्स का मतलब है कि साथ में रहने वाले, इनमेट्स का मतलब क्या है, जो एक साथ रहने वाले लोग हैं, जो एक बंगलो में एक साथ रहते हैं, वो सभी लोग वर एट देयर सिस्टा। अ साइक्लिस्ट rang his bell at the gate phonetically and announced। तो यहाँ पर सभी लोग, बंगलो वाले सभी लोग एक साथ में थे, तभी उनका जो सिस्टा था, यानी कि बाहर से निकलने वाला एक यात्री था। सिएस्टा का मतलब क्या है, जो कि एक साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट का मतलब एक साइकिल सवार है। रैंग हिज बेल, वह अपनी साइकिल की घंटी को, ट्रन ट्रन वाली घंटी होती है ना, वो ट्रन ट्रन वाली घंटी बजाता है एट द गेट, उस बंगलो के दरवाजे पर। फेनेटिकली, फ्रेंकटिकली का मतलब क्या होता है, फ्रेंकटिकली का मतलब है बार बार, लगातार, पागलपन वाले तरीके से। एंड अनाउंस्ड, और वो घोषणा करता है। अ बिग कोबरा हैज गॉट इनटू योर कंपाउंड। कंपाउंड किसको कहा जाता है, तो हम लोग सामान्यतः कहते हैं बरामदा, बरामदा कह सकते हैं, बरामदा कह सकते हैं, कि एक बड़ा सा कोबरा जो है वो आप लोगों के घर के कंपाउंड में, यानी बाहर का जो क्षेत्र है जहां पर ये घास वगैरह उगी हुई रहती है ना घर के बाहर की तरफ, यहाँ पर एक सांप आ गया है। ठीक है क्या, बहुत बढ़िया। एट देयर सिएस्टा का मतलब है हम क्या बोलते हैं, दोपहर की नींद को नींद कह लेते हैं। नींद कब की, दोपहर की। तो दोपहर की नींद पे सभी लोग थे, यानी कि दोपहर में सभी लोग आराम कर रहे थे। इट क्रॉस्ड माई व्हील, ये इसने अभी अभी मेरे व्हील को, यानी कि साइकिल का जो चक्का होता है, साइकिल का जो पहिया होता है, उसको क्रॉस किया है। ही पॉइंटेड ऑन इट्स ट्रैक अंडर द गेट, और वह पॉइंट करता है कि अरे उधर से, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, वह पॉइंट आउट करता है कि वह किस रास्ते से आपके घर में प्रवेश उसने किया है। अंडर द गेट यानी गेट के नीचे से इशारा करते हुए बताता है कि भैया वहां गया है, वहां गया। एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी, रिज्यूम का मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना, पुनः प्रारंभ करना, और फिर से अपनी यात्रा पर आगे निकल जाता है, फिर से अपनी जर्नी पर आगे निकल जाता है। द फैमिली कंसिस्टिंग, अब परिवार में कंसिस्टिंग का मतलब है एक परिवार में कौन कौन से लोग थे। ठीक है, कौन कौन से लोग थे, कंसिस्ट का मतलब कौन कौन से लोगों का समूह वहां पर देखने को आपको मिल रहा था। तो ऑफ द मदर, उसके अंदर उनकी माँ थी, एंड हर 4 सन्स, और उनके 4 बेटे थे, यानी कि एक माँ थी और 4 बेटे थे। तो घर में रहने वाले कितने सदस्य हो गए, टोटल 5 सदस्य हो गए। असेंबल्ड, असेंबल का मतलब होता है एक जगह एकत्रित होना। ये खबर सुनते ही सारे पांचों के पांचों एक जगह एकत्रित हो गए। एट द गेट, दरवाजे पर, इन अ ग्रेट एजिटेशन, द ओल्ड सर्वेंट, और पुराना जो नौकर था जिसका नाम था दासा। ठीक है, अब देखो दासा एक तरीके का नाम नहीं है, किसी भी नौकर को हम लोग वैसे भी दास कहते हैं। दास शब्द का अर्थ ही नौकर होता है। तो यहां पर अंग्रेजी के हिसाब से इसे दासा लिखा गया है, बल्कि ये दासा नहीं है, ये शब्द है दास ही। शब्द क्या है, दास, यानी उन्होंने अपने पुराने नौकर को बुलाया जिसका नाम क्या था, दास था। वॉज स्लीपिंग इन द शेड, वह एक छाया के अंदर, वह एक छाया में सोया हुआ था, जहां पर शेड लगा हुआ होता है ना। सामान्यतः शेड कैसा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 पिल्लर हैं, उसके आगे एक ऐसा शेड निकाल के 2 पिल्लर लगा के और ऊपर पूरा ढक दिया जाता है, तो यहाँ पे नीचे वह सोया हुआ था, शेड के अंदर सोया हुआ था। दे शूक हिम आउट ऑफ हिज स्लीप एंड अनाउंस्ड टू हिम द अराइवल ऑफ द कोबरा। तो वह शूक का मतलब होता है हिलाना, तो वह उसे जोर से हिला करके जगाते हैं, है ना। आउट ऑफ हिज स्लीप का मतलब है उसे इसकी नींद से
बाहर निकालते हैं। बहुत बढ़िया, घबराहट, घबराहट, ठीक है। तो वे अनाउंस करते हैं, उसको नींद से जगा करके उसे बताते हैं कि भैया एक कोबरा हमारे घर में आ गया है। देयर इज नो कोबरा, कोई कोबरा नहीं आया। ही रिप्लाइड, वह जवाब देता है। एंड ट्राई टू डिसमिस द मैटर, और इस मुद्दे को खारिज करने का प्रयास करता है, इस पूरे मैटर को मना करने का प्रयास। अरे ऐसा कुछ नहीं, कोई कोबरा वोबरा नहीं आया, सो जाओ सब जाके, मैं भी सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, मस्त सोते रहो सब। दे स्वॉर एट हिम, और वे उस पर गुस्सा करते हैं, उसे धमकाने लगते हैं, डराने लगते हैं, डांटने लगते हैं। एंड फोर्स्ड हिम टू टेक एन इंटरेस्ट इन द कोबरा, और फोर्स करते हैं, उसको विवश करते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि वो रुचि ले इस कोबरा वाले मैटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वे उसे विवश करते हैं दास को कि भैया वह इस मुद्दे में इंटरेस्ट ले, ठीक है। द थिंग इज समथिंग हियर, द थिंग इज समथिंग हियर इफ इट इज नॉट फाउंड बिफोर द इवनिंग। तो द थिंग इज समथिंग हियर का मतलब कि कुछ ऐसा है यहाँ पर, अगर वह शाम तक नहीं मिला, ठीक है, वी विल डिसमिस यू, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, डिसमिस कर देंगे, यानी कि नौकरी से निकालना। मैं इसको कहता हूं नौकरी समाप्त करना, ठीक है। तो यहां पर कुछ तो है, अगर शाम तक नहीं मिला तो दास को क्या कहते हैं कि भैया हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। यू नेग्लेक्ट ऑफ द गार्डन, नेग्लेक्ट का मतलब होता है नजरअंदाज करना, लापरवाही करना, तुम नेग्लेक्ट करते हो, लापरवाही करते हो गार्डन में। एंड द लॉन्स, और लॉन यानी कि जो ये घास का पूरा मैदान है ना, इसको लॉन कहा जाता है, घास के मैदान को। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज ड्रेडफुल थिंग्स कमिंग इन, वही मतलब जिस तरीके से तुम नज़रअंदाज करते हो, लापरवाही करते हो गार्डन का और लॉन का ध्यान रखने में, यही कारण है कि ये सारी ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब क्या है, ये सारी भयानक चीज़ें जो है वह हमारे लॉन में आ रही हैं या हमारे घर में आ रही हैं, क्योंकि तुम लॉन का या बगीचे का ध्यान नहीं रखते हो ठीक तरीके से। सम नेबर्स ड्रॉप्ड इन, और ये सारा शोर शराबा बातचीत सुन करके कुछ पड़ोसी, नेबर्स का मतलब है, ड्रॉप्ड इन का मतलब है अंदर आ जाते हैं, यानी वे भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। सारी बात सुन करके नौकर को जब से ये लोग डांट रहे होते हैं, फटकार रहे होते हैं कि अगर तुमने शाम तक सांप को नहीं पकड़ा ना, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, ये सारी बातें सुन करके आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, जो नेबर्स होते हैं, वो भी सारे वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। दे लुक्ड अक्यूजिंगली एट दासा, अक्यूजिंगली का मतलब क्या है, अक्यूज करना, एक तरीके से आरोप करण भाव से, उसके ऊपर आरोप लगाते हुए, अक्यूज करते हुए कि भाई तुम ही इस समस्या की जड़ हो, उस पर ये आरोप लगाते हैं और आरोप लगाते हुए दास की ओर देखते हैं। यू हैव द लेजिएस्ट सर्वेंट और अर्थ, यानी कि तुम्हारे पास सबसे आलसी सर्वेंट है इस दुनिया का, इस विश्व का सबसे आलसी सर्वेंट तुम लोगों के पास है। दे सेड, वे कहते हैं, ही ought टू कीप द सराउंडिंग्स टाइडी, टाइडी का मतलब होता है स्वच्छ रखना, स्वच्छ भी हो सकता है, साफ सुथरा हो सकता है, जमा हुआ या व्यवस्थित भी हो सकता है, ठीक है। इसकी ड्यूटी है कि इसे आसपास का जो भी सराउंडिंग्स है, जो भी वातावरण है, उसे उसने क्या करना चाहिए, उसे साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए, लेकिन वह उसे साफ सुथरा या व्यवस्थित नहीं रखता है, ठीक है। साफ सुथरा या व्यवस्थित रखना चाहिए। आई हैव बीन आस्किंग फॉर अ ग्रास कटर फॉर मंथ्स, दास कहता है कि मैं कई महीनों से एक ग्रास कटर, देखो ग्रास कटर ऐसा होता है, ये तो मशीन वाला है, पहले के समय में मशीन वाला नहीं आता था, हाथ से चलाने वाला आता था। उसके अंदर पता है क्या होता है, ऐसे दो चक्के होते हैं और उन चक्कों पर ब्लेड्स लगी हुई होती है, लेकिन वो ब्लेड्स ऐसे तीखी लगी हुई होती है, तिरछी ऐसे लगी हुई होती है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे वो घूमता है ना ग्रास कटर घास पर, उसको ऐसे हाथ से लेकर दौड़ना पड़ता है, तो जैसे आप उसको जोड़ लगा के चलाते हो ना, तो ग्रास कटर यूं गोल 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 घूमता है और सारी घास को काटता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें इस जगह को साफ सुथरा रखना था। इस पे दास जो है वो रिप्लाई करता है, पलट कर कहता है कि मैं कई महीनों से तुम लोगों से ग्रास कटर मांग रहा हूं कि भाई एक घास काटने की मशीन मुझे लाके दे दो, ताकि मैं लॉन यानी कि गार्डन जो है उसमें जो लॉन है, बगीचे के अंदर जो घास वाला इलाका है, उसको मैं पूरा स्वच्छ कर सकूं, साफ कर सकूं, ठीक है। इन अ वॉइस दे ऑर्डर्ड हिम टू मैनेज विद द अवेलेबल थिंग्स एंड लर्न नॉट टू मेक डिमांड्स, और एक आवाज में, यानी घर के सारे सदस्य, पड़ोसी सब मिलकर के एक स्वर में, एक आवाज में उसे
ऑर्डर देते हैं, उसे आदेश देते हैं। किस बात का आदेश देते हैं? तो इस बात का आदेश देते हैं कि मैनेज करो। मैनेज करो मतलब सॉरी, चलो सारे लोग मिलकर के उसे एक आवाज में कहते हैं कि मैनेज करो। जो भी तुम्हारे पास चीजें अवेलेबल हैं, अवेलेबल थिंग्स, यानी कि जो भी तुम्हारे पास वस्तुएं अवेलेबल है उन्हीं से मैनेज करो। नई नई चीजों की डिमांड ना करना सीखो। लर्न नॉट टू मेक डिमांड्स, सीखो कि कैसे डिमांड नहीं की जाती है। तो यहां पर डिमांड ना करते हुए, डिमांड ना करना सीखते हुए तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें जितनी चीजें, जो वस्तुएं तुम्हारे पास उपलब्ध हैं, जो मशीन तुम्हारे पास अवेलेबल है, उन अवेलेबल चीजों से, उपलब्ध मशीनों से ही कटाई का काम तुम्हें करना चाहिए। ही परसिस्टेड, और वह इस बात पर जोर देता है। दे बिगन टू स्पेकुलेट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू बाय अ ग्रास कटर, और सारे लोग मिलकर के स्पेकुलेट करना शुरू करते हैं, एक तरीके से विचार करना शुरू करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं। हाउ मच इट वुड कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है कि कितना खर्चा होगा, किस चीज के लिए खर्चा होगा? टू बाय अ ग्रास कटर, कि वह एक ग्रास कटर खरीदें, यानी कि एक घास काटने की मशीन खरीदें। उस घास काटने की मशीन को खरीदने में कितना खर्चा होगा? हर जगह यही समस्या है। आप घर के बच्चों को कह दो होमवर्क कर लो, मेरे पास पेन ही नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं है। मतलब माता पिता के लिए कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि इनको काम बताना मतलब खर्चे को आमंत्रित करना। इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता रे तू? है इंग्लिश में इतने कम नंबर आए तेरे? पासबुक ही नहीं है मेरे पास, 350 रुपए की आती है पासबुक। लाओ 2-350 रुपए, कल पासबुक लेके आ जाऊंगा। गाइड जिसको आप बोलते हो, गाइड ले आऊंगा, उससे पढ़ लूंगा, अच्छी कर लूंगा इंग्लिश। तो घर वाले बोलते हैं हे भगवान, मैंने इससे पूछा ही क्यों कि तू पढ़ाई क्यों नहीं करता। यही स्थिति दास की है। जैसे ही दास को कोई काम बताया जाए, दास तुरंत खर्चा बता देता है। घास क्यों नहीं काटी? लाओ 2 ग्रास कटर, अभी काट दूंगा। मैं क्या मना कर रहा हूँ? अरे यार जो चीजें है उससे ही करो। क्या लाओ 2 ग्रास कटर है? तो ये चीज है यहाँ पर भी कि भाई कितना पैसा लगता है एक ग्रास कटर खरीदने में। अ नेबर डिक्लेयर्ड दैट यू कुड नॉट थिंक ऑफ बाइंग एनी आर्टिकल मेड ऑफ आयरन टिल आफ्टर द वॉर। अब यहां पर ये जो वॉर शब्द है, ये वॉर शब्द किसके लिए आया है? तो समय चल रहा है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, सॉरी 3 हो गए, तो सॉरी 3 तो आया नहीं अभी। गलती से एक लाइन और खिंच गई, वर्ल्ड वॉर 3, वो तो अब आएगा, अभी आया का है, तो अब आगे आएगा है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, और वर्ल्ड वॉर 2 के समय में सारी की सारी चीजें जो है वो ज्यादातर आयरन से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है। तो इस वजह से आयरन की जो रेट है वो आयरन की रेट हाई है। तो लोहे की कोई भी वस्तु अगर आप बाजार में खरीदने जाओगे तो उसका पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, सामान्य से बहुत ज्यादा लगेगा। तो यहां पर इस वजह से क्या कहा गया? नेबर डिक्लेयर, तो जितने भी पड़ोसी है वो मिलकर के घोषित करते हैं, यू कुड नॉट थिंक ऑफ बाइंग, तुम कोई ऐसी चीज खरीदने की सोच भी नहीं सकते, एनी आर्टिकल, एनी कोई भी वस्तु मेड ऑफ आयरन, आयरन का मतलब जो लोहे से बनी हो, टिल आफ्टर द वॉर, जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि जब तक वॉर चल रहा है तब तक तो क्या है, ये सारी की सारी चीजें बहुत, लोहे का सारा सामान बहुत महंगा मिलने वाला है। मेरा नाम चित्रांश दादीज है, ठीक है बेटा। चलिए, ही चैंटेड बेनिलिटीज ऑफ वॉर टाइम प्राइजेस, तो वह बोलता है कि क्या क्या बेनिलिटीज है। बेनिलिटीज का मतलब है किन किन चीजों को बैन किया गया है, या कौन कौन सी चीजें अवरुद्ध हैं अभी वॉर टाइम के अंदर, यानी युद्ध के समय में कौन कौन सी चीजें अनुपलब्ध हैं या आसानी से उपलब्ध नहीं है, कौन कौन से आर्टिकल्स या कौन कौन सी वस्तुएं जो कि प्राइजेस की वजह से हैं। द सेकंड सन ऑफ द हाउस asserted that he could get anything he wanted at controlled price, और उसी समय घर का जो छोटा बेटा है, सेकंड बेटा जो है, सेकंड नंबर का जो बेटा है, वह असर्ट करता है, वह कहता है, या वह एक तरीके से कहे तो घोषित करता है कि भाई वह कुछ भी ऐसा ला सकता है जो भी वह चाहता है, वो भी कंट्रोल्ड प्राइसेस पर। कंट्रोल्ड प्राइसेस मतलब एक नियंत्रित मूल्य पर, बहुत कम मूल्य पर या न्यूनतम मूल्य पर जो भी वह चाहे वो खरीद के ला सकता है। The neighbor became eloquent on black market। अब eloquent का मतलब क्या होता है? वाक्पटु। वाक्पटु का मतलब क्या है? बोलने में जो चतुर हो। तो नेबर्स जो है वो बहुत ज्यादा वाक्पटु हो जाते हैं ब्लैक मार्केट के बारे में। ब्लैक मार्केट मतलब जहां पर चोरी छुपे सामान बिकता है। अ हीटेड डिबेट फॉलोड,
और एक गर्मजोशी से या गर्माहट भरी बहस जो है वहां पर तुरंत ही चालू हो जाती है। द रेस्ट वॉच्ड इन अपाथी, और बाकी लोग संवेदनशीलता के साथ, अपाथी का मतलब क्या होता है, संवेदना के साथ उस सारी की सारी बहस को देखते हैं। एट दिस पॉइंट द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस बटेड इन विथ, आई रीड इन एन अमेरिकन पेपर दैट 30,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट एवरी ईयर। और इसी समय पर जब ये लोग ब्लैक मार्केट को लेकर के हीटेड डिबेट कर रहे होते हैं, बहुत ही गर्मजोशी से, गर्माहट भरी, जहां पर मतलब गर्मी पैदा हो जाए डिबेट की वजह से, बहस की वजह से, जब ये चल रही होती है, तभी कॉलेज जाने वाला लड़का जो है बटेड इन का मतलब है दखलंदाजी करते हुए या उनके बीच में बोलता है, I read in a newspaper that 30,000 people die of snake bite every year, कि मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है, एक आर्टिकल के अंदर पढ़ा है, न्यूज़पेपर आर्टिकल में, कि 30,000 लोग जो हैं हर वर्ष मर जाते हैं स्नेक बाइट की वजह से, यानी स्नेक के काटने की वजह से। मदर थ्रू अप हर आर्म्स इन हॉरर एंड एरेगेंट दासा, द बॉय एलोबरेट द स्टैटिक्स, आई हैव वर्कड इट आउट 83 अ डे। ठीक है, तो मदर जो है थ्रू हर आर्म्स इन हॉरर, और मदर जो है ऐसे घबराहट की वजह से अपने आर्म्स को ऐसे करती है, इतने लोग मर जाते हैं, और वो आगे बढ़ती है दास की ओर। द बॉय एलिबरेट, और जो लड़का है, स्कूल जाने वाला लड़का, वह व्याख्या करते हुए बताता है स्टैटिक्स का मतलब है सांख्यिकी को या संख्या को बता सकते हो, हिंदी में बोलते हैं आंकड़े बताना शुरू करता है। क्या बताना शुरू करता है? आंकड़े बताना शुरू करता है। आई हैव वर्कड इन आउट 83 अ डे, और मैंने इस पर काम किया है और काम करके पता लगाया है कि लगभग 83 लोग, 83 अ डे का मतलब है एक दिन में 83 लोग जो हैं वो मरते हैं। चलिए, दैट मीन्स एवरी 20 मिनट्स समवन इज डाइंग ऑफ कोबरा बाइट। तो भैया अगर एक साल में 30,000 लोग अगर मर रहे हैं, तो पर डे कितने मर रहे हैं, या अ डे में कितने मर रहे हैं? 83। और एक दिन में 83 मर रहे हैं, तो इसका मतलब हर 20 मिनट्स में एक आदमी मर रहा है। ठीक है, तो कहता है मैंने वर्क किया है, मैंने इस पर सांख्यिकी से स्टैटिक्स को देखने की कोशिश की है। 30,000 एक दिन में मर रहे हैं, तो 83 पर डे मर रहे हैं, तो एक हर 20 मिनट में मर रहा है। दैट मीन्स एवरी 20 मिनट समवन इज डाइंग ऑफ कोबरा बाइट। इसका मतलब ये हुआ कि हर 20 मिनट में कोई ना कोई मर रहा है कोबरा के बाइट की वजह से, काटने की वजह से। एज वी हैव बीन टॉकिंग हियर, जैसे हम यहां बात कर रहे हैं अभी, वन पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ समवेयर, तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने अपने जीवन को खो दिया होगा। 15-20 मिनट से अपन यहां पर बहस कर रहे हैं, तो इस 20 मिनट में कोई ना कोई मर गया होगा। मदर नियरली स्क्रीम्ड ऑन हियरिंग इट, जो उसकी माँ है वो लगभग स्क्रीम कर देती है, वह लगभग उसके मुंह से चीख निकल जाती है जैसे ही वह इस चीज को सुनती है। जैसे वो ये बात सुनती है कि जितनी देर में हम यहां बात कर रहे हैं इतनी देर में तो कोई मर गया होगा कोबरा बाइट से। द कंपाउंड लुक्ड सिनिस्टर, और यहां पर जो कंपाउंड है ये पूरा स्वच्छ साफ दिखाई दे रहा था, सिनिस्टर दिखाई दे रहा था, कि जैसे यहां पे कुछ भी नहीं है। द बॉयज ब्रॉट इन बैम्बू स्टिक्स एंड प्रेस्ड वन इनटू द हैंड्स ऑफ द सर्वेंट, पास्ट वन ऑल्सो। और बॉयज जो है, लड़के जाते हैं और बम्बू स्टिक्स मतलब क्या बोलते हैं आप, लाठी बोलते हो ना, लाठी है ना, तो बम्बू यानी बांस की बनी हुई लाठियां लेकर के आते हैं और एक दे देते हैं, पास कर देते हैं किसको? ही केप्ट डिसोल्यूटरी पोकिंग इट इनटू द फॉलिएज विथ अ साइनिकल एयर, और वह डिसोल्यूटरी यानी कि अलग अलग जगह पर पोक करना शुरू करते हैं, यानी कि उस बांस से ऐसे जैसे अपन ये करते हैं ना पोकिंग, इसको कहते हैं पोकिंग करना शुरू करते हैं किसी फोगाइल में, एक साइनिकल एयर में। साइनिकल एयर का मतलब है ऐसी अस्पष्ट अवस्था में जहां पर उनको पता नहीं है कि कहां पर ढूंढना है, या कहीं पर कोई भी चीज मिल सकती है, या कहीं से भी सांप दिखाई दे सकता है। ठीक है, द फेलो इज बीटिंग अबाउट द बुश। बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब, बीटिंग द बुश का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेज है। बीटिंग द बुश का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई भी काम करना, है ना। जैसे कि आपको इंग्लिश तैयार करनी है, अब आप कभी कोई किताब उठा ली, कभी कोई किताब उठा ली, कभी कोई बुक उठा ली, कभी कोई टॉपिक उठा लिया, कभी तो बोले भाई तू क्या कर रहा है? तो बीटिंग अराउंड द बुश, जबरदस्ती घास को इधर उधर मारना,
कि भाई कुछ तो निकलेगा इसमें से, तो वो बीटिंग अराउंड द बुश कहलाता है। तो द फेलो इज बीटिंग अबाउट द बुश, समवन क्राइड एप्टली, और किसी ने एप्टली यानी बहुत ही सही तरीके से इस बात को चीखते हुए कहा। दे टक्ड अप देयर धोतीज, उन्होंने अपनी धोती को ऊपर करके टक इन किया। सीज्ड एवरी अवेलेबल नाइफ, अपने पास जो जो अवेलेबल नाइफ थे, चाकू थे, वो सारे अपने पास पकड़ लिए। क्रोबार, क्रोबार जो होती है उसको पकड़ लिया, एक तरह का हथियार होता है। बिगन टू हैक द गार्डन, और पूरे गार्डन को हैक कर लिया, यानी पूरे गार्डन को चारों तरफ से घेर लिया, और ताकि भाई अगर इधर उधर से कहीं भागे सांप तो दिख जाए। क्रीपर्स, क्रीपर्स का मतलब होता है सारी की सारी बेलें, बेल बोलते हैं ना, बेल, बेलें। बुशेस, झाड़ियां। एंड लॉन्स, और जितना भी घास वाला इलाका था, लॉन था, ठीक है, वर लेड लो, उन सबको चारों तरफ से घेरा हुआ था। वॉट कुड नॉट बी ट्रिम्ड वॉज कट टू द रूट, कोई भी ऐसी चीज जिसे ट्रिम नहीं किया जा सकता था, मतलब ट्रिम का मतलब होता है काट के छोटा करना, तो उसे पूरा जड़ से ही काट दिया जाता था। ट्रिम का मतलब है जिसको अगर आधा नहीं काट सकते या थोड़ा नहीं काट सकते, उसको पूरा जड़ समेत ही काट दिया जाता था। द इनर वॉल्स ऑफ द हाउस ब्राइटेंड विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर स्ट्रीमिंग इन, और आंतरिक दीवारें जो थी, अंदर वाली जो दीवारें थी उस घर की, वो ब्राइटेंड होने लगी, यानी धीरे धीरे उनमें उजाला पहुंचने लगा। विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर, अनऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है जिसमें किसी, निर्बाध बोलते हैं हिंदी में एक शब्द होता है, पता नहीं किसने सुना है किसने नहीं सुना है, निर्बाध धनुष, हाँ, निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के जो उसकी चमक है वह अंदर तक जाकर के स्ट्रीमिंग इन यानी चमक रही थी। When there was nothing more to be done, दास asked triumphantly, where is the snake? और जब सब कुछ अच्छी तरीके से जांच लिया गया, परख लिया गया, देख लिया गया, सारी चीजों को अच्छे से जांचने के, परखने के बाद में, सारी चीजों को अच्छी तरह से देखने के बाद में, दास यहां पर ट्रिम्पिडली, ट्रिम्पिडली का मतलब होता है जीत का जश्न मनाते हुए, एक तरीके से अपने को विजेता घोषित करते हुए, दास जो है वो सबसे पूछता है वेयर इज द स्नेक, बताओ स्नेक कहाँ है। तुम सब कह रहे थे ना सांप है, सांप है, सांप आ गया, सांप आ गया, कहाँ है सांप? सांप तो है ही नहीं, ठीक है, हाँ, अबाधित, बिल्कुल सही, अबाधित हो जाएगा, निर्बाध या अबाधित एक ही बात है। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही बात करेंगे, आज के लिए इतना ही डिस्कशन करेंगे, और इसके आगे का डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय, कल मतलब डे आफ्टर टुमारो, बाय, टेक